तो और कैसा रहा पिछला वीडियो? सारे क्वेश्चन किए, मज़ा आया? एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई किए बोला था, जिसने किया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया उसके लिए अच्छी बात है, ठीक है, बाद में पछताएगा फिर। तो आज एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ से थोड़ा सा आगे है, उसका एक्सटेंडेड है, चौथा वीडियो है इस चैप्टर का, बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल ये सबसे अलग होगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। जैसे कि तुम्हें पता है बहुत कम बोलता हूँ, सीधे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, सीधे आज पढ़ाते हैं, ठीक है। इस टाइम जो वीडियो देख रहा होगा शायद कभी बाद में कहीं फ्यूचर में देखोगे, तो इस समय देश में एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस नाम का, ठीक है। तो कंडीशंस काफ़ी ख़राब है इस टाइम, तो बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो इसलिए मैं इस टाइम ज़्यादा जल्दी बना रहा हूँ वीडियोस को, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर, उस चीज़ों को भूल के। क्या नाम है टॉपिक का? परमिटिविटी, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, दो अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, लेकिन दोनों का नाम साथ में लिखता हूं मैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ हमने क्या पढ़ा था कि मान लेता हूं एक यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, इन दोनों में इनके बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है। कैसे लगता है भाई? F जो होता है मेरा किसके बराबर होता है? K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, ठीक है। और पहले वीडियो में बनाया था K क्या होता है मेरा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है? स्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसे कई लोग इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स कांस्टेंट, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट ये होता था। इसकी वैल्यू मैंने सर पहली वीडियो में बताई थी, वो क्या होता था? K इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन मीडियम। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर। अच्छा जी, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बस कुछ नहीं, यही है। इसी को क्या बोलते हैं हम? परमिटिविटी। अच्छा, अगर ये वैक्यूम की बात हो, इन वैक्यूम, इसका यूनिट देख सकते हो, उसको बाद में देखेंगे। अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, वैक्यूम, एयर या फिर फ्री स्पेस, ठीक है, कुछ भी उन तीनों चीज की बात करूं, इसकी वैल्यू, के की वैल्यू क्या होगी इन तीनों चीज के लिए? वो होती थी मेरी 9 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू यही होती थी वैक्यूम के लिए। उस केस में हम क्या बोलते हैं इसको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? उसके ऐसा एप्सिलॉन होता है, किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन का यूज करते हैं, लेकिन जब वैक्यूम की बात हो तो ये एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां से जो वैक्यूम केस में इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? 8.87 × 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम्स न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या आती है? इस केस में आती है, ठीक है। और ये सबसे कम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। क्या है? मिनिमम वैल्यू। ये क्या है मेरा? सबसे कम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। मतलब जो फोर्स होता है दो चार्जों के बीच में, वो सबसे ज्यादा कब होता है? जब वो एयर में हो। क्यों? क्योंकि सबसे कम वैल्यू से क्या है? एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना, यहां से मैं कह सकता हूं इस चीज को, व्हेन E is greater than force is lesser। फोर्स जब E की वैल्यू बड़ी होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। इस बात को मैं कह सकता हूं, क्योंकि E बड़ा है तो फोर्स क्या होगा? छोटा होगा ओवरऑल। क्योंकि तो क्या हो जाएगा मेरा फोर्स, इसको ऐसे लिखता हूं ना, F इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, ये लिखता हूं। अब जितना ज्यादा E होगा उतना कम ये होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होती है। लेकिन ये हो है क्या भाई? ऐसा है क्या? ये कैसे किसी चीज को रेजिस्ट कर देता है? मतलब कैसे फोर्स को कम कर रहा है, फोर्स को रिड्यूस कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो इस चीज को तो मैं यहां समझा रहा हूं। ये दो चार्ज है, मान लो Q1 Q2, इनके बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। तो समझ सकते हो दो प्यार करने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ भी हो सकते हैं यार, भाई बहन कुछ भी, मतलब
ठीक, हमेशा गलत सोचोगे तुम लोग, ठीक है। दो चार्जेस है Q1 Q2, इनमें क्या है मतलब इंट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक। एक तुम्हारे स्कूल के उस कोने में बैठी है, एक तुम बैठे स्कूल के कोने में, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। इनमें बिल्कुल बढ़िया फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या होगा, इसके बीच में एक मीडियम आ जाएगा। कौन मीडियम, क्लास के दूसरे बच्चे, ठीक है। क्लास ये क्या होता है असल में, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या बनती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अब इसके बीच में क्या आ जाएगा, एक मीडियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीडियम। अब मीडियम क्या करेगा, इस फोर्स को कम करेगा। अब मान लो दो प्यार करने वाले लोग हैं तो उनको विलेन होता है, विलेन क्या करता है, उनको मिलने नहीं देता है, उनके फोर्स, उनके प्यार को कम करने की कोशिश करता है वो, ठीक है, मतलब फूट डालने का काम करेगा, कह सकते हैं। तो उनके फोर्स को ये कम करने का काम करेगा मीडियम, ठीक है। कैसे कम करेगा, ये जो दो चार्जेस थे, मान लो यहाँ पर मेरा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या बना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, क्या बना था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, ठीक। तो यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ पे क्या ले आया, मैं एक मीडियम ले आया, क्या ले आया, एक मीडियम। अब मीडियम के अंदर क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। अब मीडियम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं मीडियम के अंदर, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस चार्ज बहुत सारे। तो अब क्या होगा, इसके अंदर पोलराइजेशन होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, क्या होगा, इंड्यूस चार्ज होगा ड्यू टू पोलराइजेशन। यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी ऐसे, क्या बन जाएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी ऐसे, जो क्या करेगा, जो ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, जिससे वजह से क्या होता है, फोर्स कम हो जाता है। अभी आगे समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, वो पढ़ेंगे तो फोर्स क्या हो जाता है, अभी पढ़ाई नहीं है, पता है मेरे को, वो आगे की वीडियोस में आएगा। फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, फोर्स कम, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, इंड्यूस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्यों हुआ, ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ medium, due to polarization of medium, induced opposite charge, opposite, sorry माफ करना जी, opposite charge induced on the both end ऑफ चार्जेस के दोनों चार्ज पे क्या होगा, एक इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू ए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप। इसकी वजह से क्या होगा, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा टू रिड्यूसेस फोर्स, क्या कर देगा, फोर्स को, मतलब ये कहानी होती है, मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, पूछा नहीं जाता एग्जाम में लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। कि क्या होगा, एक प्लस है, माइनस चार्ज है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, क्या हुआ, मीडियम आया, मीडियम का पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उसके बीच में एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जिसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है। वो क्या करेगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स रिड्यूस होगा। इस तरह से क्या होता है, फोर्स रिड्यूस होता है, ठीक है, ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ मीडियम। मैंने बता दिया कि क्या, चलो ये समझ में आया चीज। मैंने तुमसे ये भी बताया कि जो फोर्स होता है बहुत मिनिमम होता है, किसके अंदर जो फोर्स होता है मैक्सिमम, फोर्स इज मैक्सिमम इन एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस, ड्यू टू वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज मिनिमम। इस केस में क्या होता है, जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। इसी टॉपिक की तो पता होना चाहिए, ठीक। अब जो होता है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इन एनी मीडियम इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इन वैक्यूम। जो वैक्यूम के अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, मतलब ई एम जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा
ई नॉट से, एप्सिलॉन नॉट से हमेशा ज्यादा होगा ईएम की, मतलब मीडियम में जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी हमेशा वैक्यूम और एयर से ज्यादा होगी। अब इससे क्या कहानी बन के आएगी, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in any medium is lesser than force between two charges in vacuum। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, बस यही है परमिटिविटी। आया समझ में? इतना बता रहा हूँ, पॉज आगे समझाता है, इसको पॉज करके नोट करो। दो तीन बातें थी, क्या था कि दो चार्जेस होता है, उसके बीच में डिस्टेंस आर होता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर। जो वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू होती है कम होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो मीडियम होता है उसके अंदर पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप होता है, उसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जो क्या करता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है, जिससे कि फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो वैक्यूम के अंदर फोर्स होगा हमेशा ज्यादा होगा। ई की वैल्यू बता दी मैंने, ई नॉट की वैल्यू 8.87 10 टू द पावर -12 आप कर दी, -12 होगा। कितना होगा, -12। इसका यूनिट याद रखना, कूलम्स न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये है, नोट करो इसका एक कहानी आप देखते हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो जी, ये तो थी इतनी बात। अब मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो मेरा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबसे कम कहां होती है, एयर के अंदर होती है। कितनी होती है, 8.87 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी जो ग्लास के अंदर, सॉरी वाटर के अंदर होती है, वो होती है मेरी 7.124 इंटू 10 टू द पावर -10। ज्यादा है उससे, उसमें 10 की पावर -12 इस 10 की पावर -10, तो उससे ज्यादा है ना। और जो इसकी ग्लास के अंदर होती है वो कितनी होती है, 3.01 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम्स न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है। अब देखो दो तीन वैल्यूज तो थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, लेकिन क्या हम सब मटेरियल के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, बहुत टफ काम होगा। ये देखो तीन वैल्यू तो याद तो रखो, तीन वैल्यू मान लो याद भी कर लेंगे। आयरन के लिए कुछ और, किसी और मेटल के लिए कुछ और, सोने के लिए कुछ और, चांदी के लिए कुछ और, अलग तरह के ग्लास के लिए कुछ और मैडम, वाटर है, ऑयल के अंदर कुछ और, किसी दूसरे मीडियम के लिए कुछ और, मतलब पागल हो जाएंगे पढ़ पढ़ के तो वैसे। ठीक है, इसके लिए साइंटिस्टों ने एक क्या कहा, एक रिलेटिव चीज, जैसे गांव में जाते हैं ना हम लोग, तो लोग हमें दादा दादा का नाम जानते हैं। ठीक है, कि ये फलाने का पोता है, ये इसका है। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, हम इसी के साथ कुछ रिलेट कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो हमें जानता नहीं है, हमें नाम पता करने के लिए भाई ये दादा है इसके, ये इनके पिताजी है, वो उनका, फिर ये उनका बेटा, लेंदी पड़ेगा, पहुंच तो जाएगा मेरे पास, लेंदी पड़ेगा। तो वैसे इसको आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर रिलेटिव परमिटिविटी कॉन्सेप्ट लाया था। किसका, रिलेटिव परमिटिविटी का। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसको यहां से देखो। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम एनी मीडियम। ठीक है, एनी मीडियम, उसको मैं EM लिख सकता हूं। ठीक है, टू द परमिटिविटी ऑफ, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में, इसका डेफिनेशन, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मतलब E नॉट। इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी को ER से दिखाते हैं, वो क्या होता है, रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय, it is the ratio of the permittivity of a vacuum divided by epsilon naught। ये होता है। ठीक है, तो यहां से इसको मैं ऐसे लिखता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू में ER इंटू में E नॉट लिख सकता हूं इस चीज को, ER इंटू में E नॉट। इसका एक इस्तेमाल क्वेश्चन में होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये कह सकता हूं। इससे तुम क्या जज कर सकते हो, इसको देख। अब देखो, अब तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पता क्या पता है, रिलेटिव परमिटिविटी को उत्तर बता देगा
कि हाँ जी फलाने मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी इतना है, फलाने मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी इतना है, जैसे कि इस मार्कर का रिलेटिव परमिटिविटी इतना है, तो तुम जज कर लोगे अच्छा इसका रिलेटिव परमिटिविटी इतना है, एयर का इतना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इससे मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। कोई बोल देगा कि तेल है, ऑयल है, ऑयल का परमिटिविटी कितना है 81 है, 81 है, तो तुम ये जज कर दोगे उसका रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, इसका मतलब वैक्यूम के 81 टाइम्स है, जो वैक्यूम में कितना है 9 × 10⁹, उसका 81 टाइम्स ज्यादा है, ये तो 81 से मल्टीप्लाई करना 81 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे जज कर सकते हैं, इसका ये फायदा हुआ, ठीक है। हर एक प्रॉपर का निकालने जो होती है, बस रिलेटिव परमिटिविटी निकाल दिया गया, फिक्स कर दिया गया और हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका फायदा होता है रिलेटिव परमिटिविटी का। ये हमें क्या बताता है, इट्स टेल अबाउट द permittivity of medium, it's tell about the permittivity medium, how many times, it's tell about the permittivity, how many times, or it tell about the how many times of permittivity of medium to permittivity of vacuum, मतलब जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है वो कितने गुना, हाउ मेनी टाइम्स वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा है, ठीक है। सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम के अंदर होता है, उससे कितने गुना ज्यादा है, कौन बताता है हमें, रिलेटिव परमिटिविटी। कौन बताता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका थोड़ा सा फील समझ सकते हो। अच्छा जी देखते हैं, एक बात करते हैं, दो चार्जेस है Q1 Q2, पहले इनको कहाँ रखा गया है, एयर के अंदर। एयर के अंदर इनके अंदर फोर्स निकालता हूं मैं कितना आ रहा है, एयर के अंदर इसका फोर्स आएगा F0 बोलूंगा उसको मैं, ठीक है। वैक्यूम के अंदर बात होगी तो K Q1 Q2 अपॉन में R², K की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम की बात हो रही है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², यही होगा। इसी चीज को उठा के मैं मीडियम में रख देता हूँ, किसी ऑयल के अंदर रख देता हूँ, ठीक है, किसी मीडियम में, तो उसके अंदर फोर्स ऑफ मीडियम बोलूंगा मैं, फोर्स ऑफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम, उस मीडियम का परमिटिविटी, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। कह सकता हूं दोनों को डिवाइड करो एक बार, कितना आ रहा है F0 डिवाइडेड बाय Fm, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। देखो डिस्टेंस चेंज नहीं किया, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, बस क्या चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ है। इससे ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा मेरा F0 बाय Fm। देखो ये सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला m, और ये तो नीचे रह जाएगा, तो ये क्या बचेगा मेरा Em एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, Er के बराबर, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ E0 इज इक्वल अपॉन में Em किसके बराबर है, Er के बराबर है, सॉरी, ठीक है, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर है, Er ना बोलना तो रिलेटिव परमिटिविटी, वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, समझ सकते हो इस चीज को। तो यहाँ से फोर्स को इधर ले जाओ, मीडियम को उधर लाओ, तो F0 डिवाइडेड बाय ER रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, ये नहीं होता है, ठीक है, माफ करना इसको, रिलेटिव परमिटिविटी, बार बार मैं ई बोल रहा हूँ, माफ करना, ठीक है, ई मत बोलना कभी। ये क्या है, मीडियम। अब देखो हमें रिलेटिव परमिटिविटी क्या बता रहा है कि जो फोर्स है कितने गुना कम है इसके कंपैरिजन में मीडियम में, फोर्स इन वैक्यूम। देखो ये क्या है, फोर्स इन मीडियम, ठीक है, ये क्या है, फोर्स इन वैक्यूम। तो देखो इसकी वैल्यू होगी कुछ, तो कितने गुना फोर्स कम हो जा रहा है किसी मीडियम के अंदर एज कंपेयर टू वैक्यूम, ठीक है। तो हमें और क्या बताता है रिलेटिव परमिटिविटी, इस चीज को मैं यहां लेता हूं, टेल अबाउट दी हाउ मेनी टाइम्स फोर्स will decreases in medium with respect to vacuum। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है कितने गुना कम हो जाएगी एज कंपेयर टू मीडियम। दिख रहा है ना वो लिखा हुआ, हाँ जी दिख तो रहा है थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है,
पता नहीं जब से सब ऐसे ही आ रहा हो कैसे आ रहा हो। ठीक है, दिख रहा है ना अब? ठीक, थोड़ा सा ब्लर सा दिख रहा था अब। ठीक है, हाउ टेल अबाउट दी हाउ मेनी टाइम्स फोर्स विल डिक्रीज इन द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। क्लियर है? तो ये है हमारा फेल किसका, रिलेटिव परमिटिविटी का। हो गया, आगे बढ़े। चलो जी, पॉज करके इसको नोट करो। और कुछ अब सीधे न्यूमेरिकल्स ही रह गए होंगे, ऐसे इस सीधे न्यूमेरिकल रहेगा, कुछ टॉपिक नहीं रहेगा पढ़ाने के लिए। चलो जी, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल जितने बन सकते हैं, हर तरह के न्यूमेरिकल देख लूंगा इसी वीडियो में, इसके लिए कोई अलग से, जैसे उसमें कूलम्ब्स लॉ में 2 वीडियो बन गए थे। ठीक, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा, कोई वीडियोस नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा। ठीक, देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं, जनरल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द रिलेटिव परमिटिविटी, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज 81. What is meaning of this statement? What is meaning of this statement? Meaning of this statement. इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है ये बताओ। क्या कह रहा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज 81 टाइम्स 81. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या दे रखा है, 81। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का, द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज 81 टाइम्स द परमिटिविटी इन वैक्यूम। वैक्यूम के परमिटिविटी के 81 टाइम्स है कौन सा, मीडियम का परमिटिविटी। इसका मतलब ये है, या फिर इसके स्टेटमेंट का मतलब ये भी हो सकता है, द फोर्स इन मीडियम डिक्रीजेस 81 टाइम्स द फोर्स 81 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू फोर्स बिटवीन फोर्स इन वैक्यूम। 2 चार्जेस के बीच में बात हो रही है, उसको लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, तो ये इस मीनिंग, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ। ठीक है, आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये वही से उठा के दिया मैंने। पॉज करके नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 नंबर पूछ सकता है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है, इसमें पिछले फर्स्ट वीडियो का भी कंसेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मेरे पास क्या है, एक 1 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक -3 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, क्या किया जाता है, इनको दोनों को टच में लाया जाता है। ठीक है, टच में ला के इन दोनों को क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस कर दिया जाता है। 3 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस कर दिया जाता है दोनों चार्ज को। चार्ज मेरा 1 है, ये चार्ज 2 है। ठीक है, दोनों चार्ज को क्या कहता है, फिर 2 मीटर की दूरी, 3 मीटर की दूरी पे प्लेस कर दिया जाता है। तो बताओ इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, और फिर इसी चार्जों को उठा के पानी के अंदर रख दिया जाता है, डिस्टेंस सेम रहता है, और उसका डायरेक्टेड पानी का मीडियम कितना है, 2 है। चलो उसको बांध देखते हैं। ठीक है, पहले क्या है, मेरे पास 2 चार्जेस है, एक 1 कूलम और एक -3 कूलम। दोनों को टच में लाएंगे, तो जब दोनों को टच में लाएंगे तो क्या होगा, सोच के बताओ। जब दोनों को टच में लाएंगे, इसको बांध देते हैं। इन जब दोनों चार्जों को टच में लाएंगे, तो पहले वीडियो में बताया था, दोनों आइडेंटिकल है। क्या है, दोनों बॉडी क्या है, आइडेंटिकल है। चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, तो दोनों को टच में लाएंगे तो 1 + -3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1 - 3/2 मतलब -2/2 कम्स टू बी -1। कितना आ जाएगा, -1 कूलम। तो बॉडी ए के ऊपर भी कितना चार्ज हो गया, इसको मैं ए बी 1 2 अच्छा लगता है ना, ए और बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो ए के ऊपर कितना चार्ज हो गया, -1 कूलम, 1 माइक्रोकूलम, और बी के ऊपर भी कितना हो जाएगा, -1 माइक्रोकूलम। चार्ज क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, जब दो बॉडी को, आइडेंटिकल बॉडी को टच में लाते हैं। तो अब क्या किया, दोनों को 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया। तो ये भी मेरा 1 माइक्रोकूलम, ये भी मेरा -1 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो बताओ फोर्स कितना लग रहा है। सिंपल है यार, कूलम लॉ लगाओ।
एफ बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, के किसके अंदर, ये वैक्यूम के अंदर है, के -1 माइक्रोकूलम मतलब 10 की पावर -6 -1 माइनस चार्ज रखते हैं इसमें, बिना साइन के रखते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। -2 क्यों लगाया, क्योंकि सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में लेकर आना पड़ता है काम, ये सब तो पता होगा ऐसा यूनिट वाला। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -12 हो जाएगा, 1 1 और 6 इंटू 6 10 की पावर -12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा मेरा 9, 3 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, 9 से 9 चल बसा, 10 की पावर -3, 9 -12 प्लस का 9 -12 -3, 10 की पावर 4, ऊपर जाके 10 की पावर -4 ऊपर जाके प्लस, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, कितना आ जाएगा मेरा एफ बिटवीन ए बी 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इस सिस्टम को उठा के एक ऑयल के अंदर रख दिया गया, इन दो चार्जर को उठा के एक ऑयल के अंदर रख दिया, इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहा, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया गया, और उस ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है, तो बताओ फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा था जो मेरा फोर्स बिटवीन किसी भी मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय ई आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, 2 दे रखा है, तो एफ एम कितना होगा मेरा, एफ नॉट 10 कूलम है, ये 2 दे रखा है, कट जाएगा 5 न्यूटन है, तो मीडियम के अंदर कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में 5 न्यूटन, जब इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा तब, ठीक है। डिस्टेंस चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी चेंज होगा, कम ज्यादा जो भी होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, कर लिया। चलो जी, ऐसे सवाल आते हैं इसमें, कुछ ऐसा नहीं आता, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि इसमें मल्टी ऑफ दो पहले चैप्टर का भी कंसेप्ट है, तो अच्छा सवाल बन सकते हैं यहाँ से एग्जाम के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। देखो क्या है मेरे पास, दो बॉडीज हैं, इक्वल मास एंड इक्वल चार्ज, दोनों को एक इक्वल लेंथ की स्प्रिंग से क्या किया गया है, हैंग किया गया है, ठीक है। इक्वल लेंथ के स्प्रिंग से क्या किया गया है, हैंग किया गया है, इक्वल लेंथ के, दोनों का लेंथ कितना है, सेम है, एल है, इसका भी एल है, ठीक। और इसका वर्टिकल एंगल कितना दे रखा है, थीटा, ऐसा क्वेश्चन करा रखा है मैंने आप लोगों को, इनका वर्टिकल एंगल कितना दे रखा है, थीटा, ठीक। और ये जो बॉडी है इसका मेरे को मीडियम कितना दे रखा है, सॉरी डेंसिटी कितना दे रखा है इसका, रो दे रखा है, डेंसिटी कितना दे रखा है इसका, रो दे रखा है, ठीक। वॉल्यूम वी है, ठीक, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम वी होता है, ठीक। ये है, तो क्या कह रहा है कि इसके बीच में जो ये है क्या है, क्वेश्चन का है, क्वेश्चन द आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग द डेंसिटी इज सस्पेंडेड इन द चार्ज एंड डेंसिटी ऑफ द, हां ठीक है, फाइंड द, क्या क्या अभी सिस्टम को उठाए कहां रखा गया, ये किसमें, इक्विलिब्रियम में है, किसमें है ये, इक्विलिब्रियम में। इस सिस्टम को कहां रखा था, उठा के किसी दूसरे मीडियम के अंदर रख दिया जाता है, इस सिस्टम को उठा के एक वाटर के अंदर रखा जाता है, ठीक है। इस सिस्टम को उठा के वाटर के अंदर या किसी ऑयल के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है, सिस्टम को उठा के एक ऑयल के अंदर रख देता है, और क्वेश्चन में बोला है कि इसका थीटा चेंज नहीं होता है। थीटा चेंज ना होने का मतलब देखो, ऑयल के अंदर जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो सिंपल से बात है इनके बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा होगा, क्या होगा, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दो मेरे पास आइडेंटिकल बॉल है जिनका मास और चार्ज सेम है, उसका डेंसिटी कितना है, रो है दोनों बॉल का, इसको उठा के किसी मीडियम के अंदर रख दिया गया है, ठीक है। उस मीडियम की जो डेंसिटी है कितनी है, सिग्मा है, उस मीडियम, चलो उस तो केस की बात है, उस मीडियम की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, लेकिन इनके बीच का जो थीटा एंगल हुआ ना, चेंज नहीं हुआ, मतलब कह सकते हैं कि फोर्स जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चेंज नहीं हुआ, इनडायरेक्टली जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में वो चेंज नहीं हुआ है। तो बताओ उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, ये पूछा हमसे, क्या पूछा है, इनडायरेक्टली ईआर की वैल्यू पूछी है। तो यहां से आप क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। लेंथ कितना है इसका, एल है, चलो जी, इसमें टेंशन लगेगा टी, ये दोनों पे सेम चार्ज है, तो इधर इसकी तरफ फोर्स लगेगा, इसको मैं बी बोल दूं, इसको मैं ए बोल दूं, तो फोर्स ड्यू टू बी, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इस पे mg ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये क्या होगा t cos थीटा,
क्योंकि जो जहाँ जहाँ थीटा होता है उसके इधर वाला कॉस थीटा, ये क्या हुआ टी साइन थीटा, यही तो होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो देखो एफ बी बराबर होगा टी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एम जी बराबर होगा टी कॉस थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना मास नहीं दे रखा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मास नहीं दे रखा, इसका डेंसिटी दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम भी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, इसका मतलब वॉल्यूम से रिलेशन है। तो मैं मास को कैसे लिख सकता हूँ, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्यों, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एम की जगह लिख सकता हूँ मैं वी रो जी इज इक्वल टू में टी कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 इसको दो। ठीक है, दोनों को डिवाइड करो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी एफ बी वी रो जी और टी से टी मर जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिवाइड करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा, टी से टी कट जाएगा, तो कितना आएगा ये मेरा टेन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर ए दे दो। ठीक है, ये क्या है मेरा टेन थीटा। क्लियर है। अब ये था मेरा केस 1। ठीक है, ये क्या है मेरा केस 1 है। इस एफ बी की वैल्यू क्या होगी, चलो बात की बात है, केस 1 है, किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर बात हो रही है। किसके अंदर की बात हुई है, वैक्यूम के अंदर। एफ बी याद रखना वैक्यूम के अंदर है। अब इसको उठा के हम डालते हैं केस 2 में किसी मीडियम के अंदर, केस 2 के अंदर उस ऑयल के अंदर डाल दिया, उस मीडियम के अंदर डाल दिया, लिक्विड के अंदर। ठीक है, लिक्विड, क्वेश्चन में लिक्विड वर्ड का यूज किया है, उस लिक्विड के अंदर डाल दिया उठा के, क्या हुआ, थीटा चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। थीटा चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब सब कुछ वही है। एफ इन मीडियम, इसको मैं एफ इन वैक्यूम बोल दूं, बी की जगह, वैक्यूम के अंदर जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, वैक्यूम के अंदर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इन लिक्विड बोल देता हूं मैं, फोर्स जो लिक्विड के अंदर फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब जब ये लिक्विड के अंदर जाएगा तो ये वैक्यूम के अंदर फोर्स थोड़ा ना रहेगा, तो लिक्विड के अंदर लिक्विड वाला फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स ड्यू टू लिक्विड, फोर्स ड्यू टू लिक्विड। अच्छा देखो, जब ये जाएगा लिक्विड के अंदर तो इसमें एक और फोर्स बढ़ेगा, कौन सा, अप थ्रस्ट। ये इस कहानी में ट्विस्ट है, इसके ऊपर क्या लगेगा, अप थ्रस्ट लगेगा। ओवरऑल क्या होना चाहिए था, फोर्स घटना चाहिए था, लेकिन अब थ्रस्ट ने क्या कर दिया, फोर्स को बढ़ा दिया। ठीक है, हेल्प किया उसकी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, थीटा चेंज नहीं हुआ। तो अब थ्रस्ट लगेगा इसके ऊपर, क्या लगेगा, एक अप थ्रस्ट फोर्स। उसको यू से दिखाते हैं। अप थ्रस्ट क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिस लिक्विड के अंदर रखते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसके अंदर जो चीज को इमर्ज किया जाता है, इनटू में वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जिस बॉडी जो जिस लिक्विड के अंदर जो बॉडी जाती है उसका वॉल्यूम इनटू में जी, ये होता है अपथ्रस्ट का फॉर्मूला। तो इस केस में क्या दे रखा है, वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है सिग्मा, मेरे को क्या दे रखा है, सिग्मा। वॉल्यूम ऑफ बॉडी वी है और ग्रेविटी जी है। ठीक है, अब देखते हैं जी। तो इस बार एफ मीडियम के अंदर होगा, ये जो फोर्स लगेगा मीडियम के अंदर लगेगा। ठीक है, चलो इस कहानी को मैं बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे है, ये टेंशन लग रहा था, इसके ऊपर क्या लगेगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, इधर क्या लगेगा, टी साइन थीटा। ठीक है, इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा अप थ्रस्ट, इधर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ मीडियम, और नीचे क्या लगेगा, mg। ठीक है, और पानी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, दोनों पे सेम तरह का कहानी होगा। तो फोर्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू में टी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3 दो इसको। ठीक है, अब mg किसके बराबर होगा, एक तो टी कॉस थीटा है ना, एक तो टी कॉस थीटा और प्लस में अप थ्रस्ट, किसके बराबर होगा, अप थ्रस्ट के बराबर होगा। इसको इधर लेके आओ, तो mg माइनस यू इज इक्वल टू में टी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4 में दो। u की वैल्यू पुट करो, mg क्या है मेरा, v रो g, m कितना है मेरा, v सिग्मा v रो g, u कितना है मेरा, सिग्मा v g। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख दो ना, रो v g और ये क्या है, सिग्मा v g जो में t cos थीटा। यहाँ से क्या आ रहा है, Vg कॉमन आ रहा है, सिग्मा रो जी सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा टी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, तो क्या आएगा मेरा, Fm इज इक्वल टू में Vg सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा, और ये क्या होगा मेरा टेन थीटा, टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर बी दो। अब देखो, ये टेन थीटा इसके बराबर, टेन थीटा इसके बराबर, मतलब ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो फोर्स इन मीडियम क्या होगा, एफ नॉट इज इक्वल टू में वी जी, सॉरी एफ नॉट इज इक्वल टू में वी जी वी रो जी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्योंकि देखो टेन थीटा इसके बराबर, टेन थीटा, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर। तो एफ एम
इज इक्वल टू में वी जी रो माइनस सिग्मा। वी जी से वी जी मर गया, तो यहाँ एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों के बीच में फोर्स होगा, सेम चार्जेस है, बोल रखा है, बोल सकता हूँ क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ठीक। तो आर का स्क्वायर, यहाँ पे थीटा चेंज होगा तो डिस्टेंस भी चेंज होगा इनके बीच में, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्या होगा क्यू स्क्वायर 1/4 पाई इन मीडियम, किसके अंदर, मीडियम के अंदर। यहाँ पे रो बचा हुआ था ना पहले से, रो को भूल गया मैं। और यहाँ पे क्या होगा रो माइनस, ठीक। यहाँ से देखो 4 पाई से 4 पाई मर गया, क्यू से क्यू मर गया, यहाँ क्या बचा, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट रो, यहाँ क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन ऑफ मीडियम रो माइनस सिग्मा, ये बचेगा। इसको इधर लेके आओ, तो मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में, ये ऊपर जाएगा यहाँ से, इसको इधर लेके आया मैं, इसको इधर रहने दिया, और ये यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचा रो माइनस सिग्मा। एफ एम अपॉन है कितना, ई आर के बराबर होता है, ई आर इज इक्वल टू में रो अपॉन में रो माइनस सिग्मा। तो कितनी आ गई, यही तो पूछा था हमसे, ई आर की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में, ई आर निकाल दिया हमने, ठीक है। तो ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें टिक करके आना पड़ेगा। तो इस तरह सवाल आते हैं एग्जाम में, ये बोर्ड के लिए भी आ सकता है, बहुत आसान सवाल है यार, पिछले से तो बहुत क्वेश्चन किए हम लोगों ने ऐसे, पुली वाले क्वेश्चन में, चैप्टर 5 मोशन 11th क्लास में। वहां से नोट करो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, कुछ नहीं था। पहले हमने केस इन वैक्यूम के अंदर देखा, वैक्यूम के अंदर मास नहीं दे रखा था हमें, तो मास को हमने इसमें इसका डेंसिटी दे रखा था, हमने वैल्यू इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में कन्वर्ट किया, ठीक है, इनको कंपेयर किया। फिर हमने केस 2 में लिक्विड के अंदर निकाला, दोनों फोर्स को इक्वेट करके, क्योंकि tan थीटा के इक्वल आ रहा था, ठीक है। थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्वेश्चन बोल रखा है, इस तरह से कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। लेंथ कितनी हुई है, अभी 36 मिनट, ठीक है। एक आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम तुम्हें YouTube के किसी भी वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा, ये टॉपिक चैलेंज दे रहा हूं मैं इस चीज का, ठीक है। इक्विवेलेंट इन वैक्यूम, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर डिस्टेंस क्या होगा इक्विवेलेंट। मान लो एक चार्ज Q है और यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, ये किसी मीडियम के अंदर है, क्या है, किसी मीडियम के अंदर है। इनको फोर्स कितना लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कोई मुझसे कह रहा है कि नहीं भाई मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ने में इसको, मैं मीडियम के अंदर नहीं, मैं चाहता हूं कि फोर्स तो सेम रहे, लेकिन जो ये डिस्टेंस है ना, ये फोर्स जो यहाँ पर जो एप्सिलॉन मीडियम वाला है ना, मुझे वैक्यूम में चाहिए। फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो, मैं चाहता हूँ कि फोर्स की वैल्यू भी चेंज ना हो, लेकिन मुझे यहाँ पर एप्सिलॉन मीडियम के अंदर नहीं चाहिए, मुझे इसको ना वो मान करना है, क्या वैक्यूम के अंदर मान करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, मैं चाहता हूँ कि फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो और यहाँ से EM भी हटे, ठीक है। तो देखो मैं इसके अंदर जाऊंगा, जब इसको हटाऊंगा तो फोर्स की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, क्योंकि मैं इसकी जगह मीडियम ला दूंगा, इसकी जगह क्या रखूंगा वैक्यूम ला के रखूंगा, इस EM की जगह क्या ला के रखूंगा मैं वैक्यूम। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर EM ना रहे, मेरी मर्जी है, मेरे को मीडियम में सॉल्व करना पसंद नहीं आ रहा, मैं चाहता हूं कि मीडियम में सॉल्व करके इसको मैं वैक्यूम अंदर सेंड करूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो फोर्स इसका मीडियम के अंदर लग रहा था ना, फोर्स में चेंज ना हो, वही फोर्स रहे, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वैक्यूम के अंदर की बात हो जाए, यहाँ से EM हट के E नोट आ जाए, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के वैक्यूम में ले जाता हूँ, सिंपल सी बात है फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू घटेगी, E नोट की वैल्यू। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि फोर्स, वो चार्ज को तो चेंज नहीं कर सकता मैं, ठीक है, चार्ज को चेंज नहीं करता मैं क्या कर सकता हूँ कि डिस्टेंस मेरे हाथ में है, क्या है, इसका डिस्टेंस मेरे हाथ में है। अगर फोर्स की वैल्यू घट रही है, अगर मैं इसको मीडियम के अंदर लाके रख रहा हूँ, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही, घट रही है, सॉरी बढ़ रही है, फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मेरे को क्या करना है, फोर्स की वैल्यू कम करना है, क्या करूंगा मैं, इसके डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा, क्या करूंगा, डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा, इससे क्या रहेगा, डिस्टेंस भी फोर्स भी सेम रहेगा, यहाँ से E नोट भी आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए बोला इसको इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। देखो कैसे कह रहा है, इसको मैं स्टडी करना चाहता हूं किसके अंदर, कि Q1 ये रहे, Q2 ये रहे, लेकिन यहाँ पर मीडियम ना रहे, इसकी जगह क्या रहे, वैक्यूम आ जाए जी, मुझे वैक्यूम में पसंद करना है सब। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा क्या हो 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, फोर्स भी सेम रहे, एप्सिलॉन नॉट भी चाहिए, इसका मतलब फोर्स बढ़ गया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे यहाँ पर डिस्टेंस इन मीडियम बोल सकता हूँ मैं, डिस्टेंस इन मीडियम का स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस इन वैक्यूम का स्क्वायर। ठीक है, वैक्यूम के अंदर मुझे स्टडी करनी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बात आई समझ में ना, कि यहाँ पे मीडियम के अंदर फोर्स था सेम, मुझे वही फोर्स वैक्यूम के अंदर भी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या, यहाँ से मीडियम वाला चीज हटा के यहाँ वैक्यूम आया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ी है, तो फोर्स की वैल्यू जो बढ़ी है उसको मैनेज करने के लिए मुझे डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो फोर्स कम होगा। ठीक है, डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सक्लूसिव है। ठीक, चलो जी देखते हैं, मतलब ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वेट कर दो इन दोनों को, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम, ये भी फोर्स इन मीडियम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि फोर्स भी ना बदले और इसको मैं वैक्यूम के अंदर स्टडी भी कर लूं। ठीक है, मतलब जो कहानी इसके अंदर आनी चाहिए वही कहानी इसके अंदर आनी चाहिए, लेकिन मीडियम क्या होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू पता है, इसलिए कह सकते हैं इस चीज को। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज इक्वल टू में Q1, पागल है क्या, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई मीडियम डिस्टेंस ऑफ मीडियम, और यहाँ से क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, इसको इधर भेजो, डिस्टेंस को इधर लेके आओ, तो डिस्टेंस इन वैक्यूम, डिस्टेंस इन मीडियम का स्क्वायर इज इक्वल टू में EM अपॉन में E नॉट, ये किसके बराबर होता है, ER के बराबर होता है, तो dV का स्क्वायर बाय dm का स्क्वायर, dm मतलब डिस्टेंस इन मीडियम, dV मतलब डिस्टेंस इन वैक्यूम, ER इसको इधर भेजो, तो dV का स्क्वायर इज इक्वल टू में ER dm का स्क्वायर, तो यहाँ से dV कितना आ जाएगा मेरा, अंडर द रूट ER dm। मतलब कि अगर मैं इस चीज को चाहता हूं कि जो चीज मीडियम में था फोर्स सेम रहे, तो मुझे डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस मीडियम में था उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी था रेडियम का, उसका मुझे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट टाइम्स। मतलब जो डिस्टेंस इन चार्ज के बीच में मीडियम के अंदर था उस डिस्टेंस को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा वैक्यूम के अंदर, ER टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी का अंडर रूट जो होता है उसके टाइम्स उतने गुना बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में, मतलब जो मीडियम के बीच में डिस्टेंस था ना, अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, कितना बढ़ाऊंगा, ER टाइम्स। ठीक है, अब बोलो ये क्यों पढ़ा है, तो अभी एक सवाल देख लो, अब यही पे क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, दो चार्जेस है Q1 Q2, ठीक, Q1 Q2, इनके आधे दूर में क्या है, मीडियम है ER, रिलेटिव परमिटिविटी, इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी कितना ER है, इसका डिस्टेंस कितना है, T है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है सेंटर से सेंटर, इसका R मान लेते हैं, कितना है, R है। ठीक है, तो बताओ इन दोनों चार्ज के बीच में कितना लग रहा है। अब देखो इतने दूर में तो वैक्यूम है, ये क्या है मेरा वैक्यूम है, यहाँ पर भी क्या है वैक्यूम है, लेकिन बीच में मीडियम है। अब कैसे निकालेंगे जी, ये तो आधा वैक्यूम आधा ही, कैसे काम होगा, मुश्किल है, क्योंकि देखो तुम सोच रहे होगे कि पहले वैक्यूम का निकाल के फिर इसका अलग से निकाल लेंगे, नहीं जी ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तुम सोच रहे हो कि पहले इसका वैक्यूम का यहाँ से निकालेंगे फिर दोनों का वैक्यूम का निकाल के इसको माइनस करके, पॉसिबल नहीं हो, कुछ भी करके देखना पॉसिबल नहीं हो, मुश्किल होगा, नामुमकिन है वो, मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, हमें क्या करेंगे इसके लिए, इस डिस्टेंस को बोलो कितना बोल सकता हूँ, पहले तो इसके अंदर वैक्यूम के अंदर कितना फोर्स लग रहा होगा, मैं क्या करूंगा यहाँ से, ये जो ये वाला डिस्टेंस है ना T क्या है, मीडियम का डिस्टेंस है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, पहले देखो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस है, वैक्यूम में कितना डिस्टेंस है, पूरा R है, R में से ER टाइम्स माइनस कर दो, वैक्यूम में कितना है मेरा V, पूरा ये मेरा X, अगर पूरे को मैं X डिस्टेंस बोलूं तो वैक्यूम वाला कितना हो, पूरा मेरा R है, R में से T माइनस कर दो, R में से क्या करो T माइनस कर दो। ठीक है, तो किसका बचेगा, वैक्यूम का डिस्टेंस बचेगा। हाँ जी, पूरा डिस्टेंस R है तो वैक्यूम का डिस्टेंस मुझे निकालना, तो कितना बचेगा, R में से T माइनस कर दो तो वैक्यूम का डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन ये जो X की वैल्यू है पूरी छोड़ रहा हूँ ना मैं, X रखूँ क्या मैं। ठीक है, अब जो ये जो मैंने T हटाया है, ये जो मैंने T हटाया है पूरे डिस्टेंस में से, इसकी जगह मैं क्या रखूँ, इसकी जगह मैं क्या रखूं कि डिस्टेंस इनके बीच का पूरा डिस्टेंस तो आया नहीं, ये डिस्टेंस निकाला है, ये डिस्टेंस तो रह गया ना, तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अब जो भी फोर्स की वैल्यू पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या रखूं, ये मीडियम है और इसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, ये है, तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको वैक्यूम में लिखना चाहता हूं, कैसे लिखूंगा, अंडर द रूट ER टाइम्स ऑफ डिस्टेंस इन मीडियम।
ई आर टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ मीडियम कितना है, टी है, कितना है, टी है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा कितना हो गया, अब ये जो डिस्टेंस इससे किसमें था, मीडियम में था, अब किसमें हो गया, यही डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, और वैक्यूम के बराबर हो गया। जो डिस्टेंस मीडियम के बीच में इतना फोर्स लग रहा था इस डिस्टेंस के ऊपर, ये जो मीडियम के अंदर फोर्स लग रहा था इसके हिसाब से के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, अगर यही डिस्टेंस फोर्स लगेगा किसके अंदर, मैं चाहता हूं कि फोर्स की वैल्यू वही रहे और डिस्टेंस क्या होगा, लेकिन उसके लिए मुझे डिस्टेंस क्या रखना पड़ेगा, अंडर द रूट ई आर टाइम्स ऑफ टी का स्क्वायर, ये डिस्टेंस रखना पड़ेगा, तब जाके फोर्स बराबर होगा। इस डिस्टेंस की जगह मैं क्या रखूंगा, ये वाला इक्विवेलेंट डिस्टेंस रखूंगा जो मीडियम के इक्विवेलेंट होगा। आई होप तो समझ में आया होगा। बस सिंपल है, फोर्स निकालो कितना आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके इस पर क्या रखूंगा मैं, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फोर्स कहाँ निकाल रहा हूं मैं, वैक्यूम में निकाल रहा हूं, कहाँ निकाल रहा हूं, वैक्यूम में निकाल रहा हूं। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर जो मीडियम था उसकी जगह मैं क्या लाया, वैक्यूम ले आया, तो एप्सिलॉन नॉट भी क्या आएगा, वैक्यूम का आएगा ना, ठीक है। यही तो कहानी थी इसमें, ठीक है। क्योंकि जो मैंने मीडियम को सॉल्व किया ही नहीं, क्योंकि मैं मीडियम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, बीच में आधे तो मीडियम था, दूर नहीं था, तो इस मीडियम के डिस्टेंस को किसमें चेंज कर दूंगा मैं, वैक्यूम के डिस्टेंस में, इसलिए मैंने इक्विवेलेंट डिस्टेंस का कांसेप्ट पढ़ाया। क्या आ जाएगा मेरा Q1 Q2, अब डिस्टेंस क्या होगा मेरा r माइनस टी प्लस में अंडर द रूट ई आर टी, ठीक, ये लगेगा फोर्स, ठीक। हमारा ई आर की तो वैल्यू दी रहेगी, टी की वैल्यू दी रहेगी, आर की वैल्यू दी रहेगी, Q1 Q2 कितने से फोर्स निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार के एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ जीएमएस के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बहुत कम क्वेश्चन आए यहाँ से, ठीक है। इस तरह से चैप्टर खत्म, जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे सब कुछ करा दिए मैंने, इसका कोई अलग से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छे से इन सब चीज़ों को करो, ठीक है, फिर मिलते हैं।